हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज है दोस्तों, तारीख है 7 अक्टूबर 2024 और आज के जो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले लेसन्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपना प्यार, सपोर्ट और सारी चीजें आप इस चैनल को और आप इस लेसन को जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सारी चीजें होती हैं। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर एंड मैम। तो आज की पहली न्यूज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चागोस द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस की संधि हुई है यहाँ पर, तो उसको लेकर के यहाँ पर ये टॉपिक करंट में है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है उसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो हिंद महासागर में 58 द्वीपों से मिलकर बना चागोस द्वीप समूह दोस्तों, ठीक है। तो कितने द्वीपों को मिला करके चागोस द्वीप को बनाया गया है, तो 58 द्वीपों को यहाँ पर मिला करके इस द्वीप समूह का निर्माण हुआ है दोस्तों। और आप यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हो, और अगर आपके पास एटलस है, ठीक है, तो आप वहां भी थोड़ी सी अपनी आंखें जो हैं वहां भी घुमाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा चागोस द्वीप, ठीक है। ये यहाँ पर जो बीच में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये चागोस द्वीप समूह है, ठीक है। इसके जो नॉर्थ साइड में जो है वो यहाँ पर एशिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड जो है वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे जो जो आपका है वो अफ्रीका है साथ ही साथ। तो आप थोड़ा सा मैप में इसे जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये पूरा का पूरा पूरब में ना होकर के ये पूरा क्या है, ये दक्षिण में भी है, ठीक है, ठीक है। आप कह सकते हो पश्चिमी दक्षिण भी, आओ पूर्वी दक्षिण भी आप इसे कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चागोस द्वीप समूह 1814 से क्या है, ब्रिटिश नियंत्रण में है दोस्तों, यानी कि इस पर जो कंट्रोल है अभी वो किसका है, वो ब्रिटिशर्स का है। और 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, जिसे हम लोग BIOT भी कहते हैं, ठीक है, बनाया। और 1968 में अपनी स्वतंत्रता से ठीक पहले मॉरिशस से द्वीप समूह को अलग कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जो ये द्वीप समूह था वो मॉरिशस के कंट्रोल में था, लेकिन जब उस पर अभी तक जो 1814 से जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश के नियंत्रण में था। फिर जब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता जब उनको मिलने वाली थी, तो उससे ठीक पहले क्या हुआ, मॉरिशस से द्वीप समूह को अलग कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा की है कि वह चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप देगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर यूके ने यहाँ पर 3 अक्टूबर को फिर से घोषणा की है कि यहाँ पर क्या करेगा, जो चागोस जो द्वीप समूह है जिसे वो अलग कर दिया था मॉरिशस से, उसे अब वहां पर क्या करेगा, मॉरिशस को फिर से सौंप देगा, ठीक है। तो ये था। अब ये तो थोड़ा सा न्यूज में ये आपका था करंट का टॉपिक, लेकिन अब हम थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं कि आखिर चागोस द्वीप समूह के पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, एक यहाँ पर खूबसूरत सी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चागोस द्वीप समूह है दोस्तों। तो चागोस द्वीप समूह में 58 एटॉल शामिल हैं, ठीक है, यानी कि 58 द्वीपों को मिला करके इसे बनाया गया है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में चागोस द्वीप समूह सहित मॉरिशस फ्रांस का उपनिवेश बन गया और नारियल के बागानों की स्थापना की गई यहाँ पर दोस्तों। चागोस द्वीप बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका से दासों को इस यहाँ पर लाया जाता था। बाद में अंग्रेजों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों ने क्या हुआ था, इंडिया पर पहले वो व्यापार करने के लिए आए, फिर वो धीमे 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 क्या हुआ, इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इसी प्रकार यहाँ पे जो मॉरिशस जो फ्रांस का एक उपनिवेश यहाँ पर था, ठीक है, उस पर क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। चागोस द्वीप समूह के सबसे बड़े जो आइलैंड है दक्षिण पूर्व में स्थित डियागो गर्सिया तथा उत्तर में स्थित पैरोस, बानहोस और सालोमन द्वीप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सालोमन।
तो ये आइलैंड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चागोस द्वीप समूह जो है, इसके सबसे जो बड़ा जो द्वीप है इसका, वो दक्षिण पूर्व में, अर्थात कि यहां पर आप देखोगे दक्षिण, यहाँ पर ठीक है, दक्षिण पूर्व में क्या है, कौन सा आइलैंड है, तो डियागो गार्सिया दोस्तों। ये नाम आप याद में रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीसीएस हो, आरओ हो, ठीक है, वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्लास है टारगेट है वनडे एग्जाम को लेकर कर, ऐसा मत समझिएगा, पीसीएस, आरओ और आरओ को भी लेकर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसके जो नॉर्थ साइड में जो यहाँ पर जो है वो वहां पर कौन सा आइलैंड है, तो वहां पर है पैरोस बानहोस दोस्तों, ठीक है, पैरोस बानहोस। और साथ ही साथ और कौन सा यहाँ पर है, तो सालोमन द्वीप है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सालोमन द्वीप किसका पार्ट है या कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है, तो आपको बताना है कि ये चागोस द्वीप का ये जो है ये पार्ट है दोस्तों, ठीक है। 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र जो था उसका गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था दोस्तों। तो यहाँ पर 1965 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने जो ये यहाँ बहुत चालाकी से यहाँ पर एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाया, जिसमें चागोस द्वीप समूह को एक मुख्य तौर पर एक हिस्सा माना गया। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए चागोस द्वीप समूह को हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश उपनिवेश मॉरिशस से संबंध कर दिया गया था। और हालांकि वर्ष 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिलने पर चागोस को ब्रिटेन के साथ ही रखा गया, ठीक है। लेकिन क्या था कि मॉरिशस को जब तक स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद भी ये जो द्वीप था वो किसके पास था, ब्रिटेन के पास ही था। 1976 में सेशल्स को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और उसे कुछ अन्य यहाँ पर जो यहाँ पर बायोट जो है, अर्थात कि जो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र है, वहां पर क्या किया गया, द्वीप सौंप दिए गए। तो ये चागोस द्वीप का थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया कि इसमें कितने आइलैंड है, कौन कौन से आइलैंड है, ठीक है। ये ब्रिटेन का इस पर नियंत्रण था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज है, इसमें आपको बहुत ज्यादा ये न्यूज आप मत याद रखिएगा, इसमें बस आपको एक लाइन याद रखनी है आपको कि निजुत मोइना दोस्तों, क्या है, निजुत मोइना। निजुत मोइना क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, वनडे एग्जाम में भी देखा होगा या फिर यूपीएससी में भी देखा होगा, केवल बस आपसे ऐसे पूछेगा कि निजुत मोइना जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, किस योजना से संबंधित है या किससे संबंधित है, तो ऐसे पूछ लेगा। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होते हैं, जैसे कि निजुत मोइना दोस्तों, ठीक है। ये है तो असम सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हो सकता है कि निजुत मोइना थोड़ा सा वर्ड यहाँ पर डिफरेंट है, तो हो सकता है कि आपके और भी एग्जाम में पूछ ले। तो निजुत मोइना को आपको याद में रखना है कि ये एक क्या है, छात्रवृत्ति योजना है, जो कि असम सरकार के द्वारा यहाँ पर छात्राओं के लिए दोस्तों, ठीक है, गर्ल्स के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, शुरू किया गया है दोस्तों। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान में रखना था। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर डिस्कस करते हैं आज का। तो यहां पर वैष्णवी पवार ने एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 में क्या जीता है, रजत पदक यहां पर जीता है। यहां पर आप फोटो देख सकते हो, ये है वैष्णवी पवार। तो वैष्णवी पवार ने ताइपे शहर में दोस्तों, अब ये आपको आज का क्वेश्चन है कि ताइपे शहर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैप में देख कर बताइएगा कि हाँ आपने मैप में देखा कि ताइपे कंट्री और इसका ताइपे जो शहर है वो कहां पर लोकेटेड है। तो वैष्णवी पवार ने ताइपे शहर में 2024 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकवर अंडर 18 महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बस आप इतना ही ध्यान में रखना खेल से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है दोस्तों, ठीक है। तो अब पहली बात मैं आपको बता दूं, ये आप जो देख रहे हो, ये जो म्यूजियम बना हुआ, जो संग्रहालय बना हुआ है, ये क्या है, ये है बंजारा विरासत संग्रहालय दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप जाकर के इसका आप आनंद उठा सकते हो।
पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बंजारा जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो होता क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में भी आपका है अगर आपने पढ़ा होगा तो। और बंजारा से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है। आप अगर पिछले प्रश्न पत्रों को उठाइएगा तो देखिएगा जरूर। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने महाराष्ट्र के वासिम पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये जो अगर आपसे पूछे कि बंजारा विरासत संग्रहालय कहां पर लोकेटेड है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कहां पर, महाराष्ट्र में दोस्तों। कहां पर, महाराष्ट्र में लोकेटेड है दोस्तों। आप बस क्या करेंगे, आप स्टेट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें 13 दीर्घाओं के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया। मतलब बंजारा लोग पहले कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनका खान पान था क्या था, उनकी यात्राएं कैसी होती थी, उनके यात्रा के साधन कौन कौन से थे, उन सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, ताकि जब लोग विजिटर जब आए, आप या हम जाए, तो इनके इन समुदाय के बारे में हमें जानकारी मिल सके दोस्तों, ठीक है। उन्होंने आध्यात्मिक नेता संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज को श्रद्धांजलि भी दी यहाँ पर। और संत सेवालाल और संत रामराव महाराज जो थे वो बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। तो ये दो नाम हो सकता है अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, बट ये दो नाम नए हैं, ठीक है। तो संत सेवालाल, मतलब नए क्या मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं तो नए हैं, वरना तो इनकी हिस्ट्री में इनका नाम लोकेटेड है ही है। तो संत सेवालाल और संत रामराव ये क्या है, ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं दोस्तों, ठीक है। बंजारा को आपने देखा होगा, ठीक है, कि मतलब वो एक झुंड में चलते हैं, ठीक है, एक लाइन बना के चलते हैं, और अपने जो भी उनका जो बैलगाड़ी होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, तो उस पर वो सारा सामान मतलब खाने पीने का, ठीक है, लकड़ी और चूल्हा सब सारा चीज रखते हैं, और 5 किलोमीटर जाएंगे या 2 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, दिन भर चलेंगे, और फिर कहीं रास्ते में ही क्या करेंगे, एक अपना आशियाना बनाएंगे, वहां पे अपना खाना पीना बना करके रात को गुजारेंगे, और सुबह क्या होगा, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये चलते रहते हैं दोस्तों, क्या क्या होते हैं, ये चलते रहते हैं, ये जैसा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आज का है दोस्तों, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 6 अक्टूबर को दोस्तों। कब कब सेलिब्रेट करते हैं, 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो विश्व सेरेब्रल आखिर होता क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो विश्व सेरेब्रल जो पाल्सी दिवस है, वो 2024 को जागरूकता बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ठीक है, यूनिकली सीपी विषय वस्तु थीम के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर ये मनाया जाता है। तो वस्तु थीम क्या है, या यूनिकली सीपी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर विषय वस्तु थीम जो है इस बात पर जोर देती है कि विकलांगता, दोस्तों अब हम विकलांग शब्द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं, दिव्यांग शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं, दिव्यांग शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की पहचान को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि उनकी अद्वितीय क्षमताओं और शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करती है। ये यूनिकली जो सीपी है उसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक, मतलब उसका मतलब है इस जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग किसी के दिव्यांग से उसकी पहचान हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उससे पहचान होती है उसकी। अब आखिर ये सेरेब्रल पॉलिसी है क्या दोस्तों, जिसे हम लोग सीपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सेरेब्रल पॉलिसी जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल विकारों का एक समूह है, जो गति, मांसपेशी, टोन तथा समन्वय को परिभाषित करता है। तो ये क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है दोस्तों, और यह जन्म से पहले, जन्म के दौरान अथवा उसके तुरंत बाद क्या होता है, मस्तिष्क को होने वाली क्षति के कारण होता है। तो ये कहां पर अटैक करता है, तो ये हमारे मस्तिष्क पर अटैक करता है, और ये जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के दौरान भी हो सकता है, और उसके बाद भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित जो लोग होते हैं उनको पेशीय विकार, मांसपेशियों पर नियंत्रण एवं संतुलन में कठिनाई हो सकती है, जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है।
और इसे क्या है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता के रूप में भी मान्यता दी गई है। और इसी के साथ साथ ये दोस्तों यहाँ पर 2013 की नहीं 2024 की है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर हटाइएगा, ठीक है। 2024, ये 2023 की भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर 2023 की मैंने आपको अभी वहां पीछे जो थीम बताई है उसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा सेरेब्रल पॉलिसी था दोस्तों, क्या था, सेरेब्रल पॉलिसी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को शुरू किया है दोस्तों। तो अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी, इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू किया है। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है फॉर द वनडे एग्जाम के लिए, जिसकी शुरुआत कहां पर हुई है, अहमदाबाद में पाइप्ड प्राकृतिक गैस में 2.2 से लेकर के 2.3% ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण से की जा रही है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहां पर है, तो आपको बताना है अहमदाबाद में। कहां पर है, अहमदाबाद में है, जो कि अडानी समूह के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आज का दोस्तों, डीआरडीओ ने राजस्थान में क्या किया है, यहाँ पर राजस्थान में जो राजस्थान का जो पोखरण फील्ड जो फायरिंग रेंज है दोस्तों, वहां पे एक हमारा आप कह सकते हो कि वसो रैट्स का सफल यहाँ पर क्या किया गया है, उड़ान परीक्षण किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो वीएसएचओ राट्स दोस्तों, ठीक है, वीएसएचओ रैट्स भी कह सकते हो इसे, या फिर आप वीएसएचओ राट्स भी कह सकते हो। तो डीआरडीओ ने 3 से 4 अक्टूबर 2024 को ये परीक्षण किया यहाँ पर, और परीक्षणों ने अधिकतम सीमा जो थी, ऊंचाई जो थी, और हिट टू हिट जो यहाँ पर जो किल क्षमता सहित यहाँ पर जो थी, यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ये आपको उतना ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों। ठीक है, बस आपको ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, और कहां पर किया है, पोखरण फील्ड फायरिंग राजस्थान में किया है। और ये क्या है, ये एक मिसाइल है दोस्तों, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया गया है। मतलब कि क्या किया गया है, इसे भारत में ही क्या किया गया है, बनाया गया है दोस्तों। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो डॉक्टर समीर बी कामत हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये डीआरडीओ क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर डीआरडीओ हो गए, इसरो हो गए, उनके अध्यक्ष का भी नाम यहाँ पर पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इनका भी आपको नाम ध्यान में रखना पड़ेगा कि डीआरडीओ के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो कौन है, वो कौन है यहाँ पर, वो यहाँ पर है डॉक्टर समीर वी कामत यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो और ये जो मिसाइल है, ये बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंने बताया ना कि अधिकतम सीमा, ऊंचाई, और क्या है, हिट टू किल, मतलब कि ये जाएगा और अपने दुश्मनों को यहाँ पर क्या करेगा, मारेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये टॉपिक और ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो वीएस जो यहाँ पर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीएस जो है, इसको हम लोग इसका जो अगर हम बात करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट एयर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस दोस्तों। ठीक है, तो वीएस जो यहाँ पर दिया गया है, वी, और जो यहाँ पर वी शॉर्ट जो दिया गया है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, शॉर्ट वी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस दोस्तों। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर है वो है, पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब जीता है। ठीक है, मुझे इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग लग रहा था, तो मैं वो थोड़ा सा घिचपिच हो गया कि जो वी शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बताया वही सही है। ठीक है,
कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन स्नूकर का जो खिताब यहां पर जीता है, तो पंकज आडवाणी का नाम आपको आप इनको जानते भी होंगे, कई बार ये न्यूज में भी रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान में रखना है। तो पंकज आडवाणी जी ने यहाँ पर सिंगापुर में क्या जीता है, ओपन स्नूकर खिताब यहाँ पर वो जीते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इंपॉर्टेंट, जो कि आपके सामने थे। तो आपको कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। ये जो करंट अफेयर्स है, ये बेसिकली मैं टारगेट ऑडियंस जो है इसके, वो वनडे एग्जाम के हैं। तो वनडे एग्जाम में ऐसे ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर देखिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स वनडे एग्जाम में, मैं वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं तब भी यहां पर आपका बेसिक क्लियर करता हूं, ठीक है। वनडे एग्जाम में तो बस एक लाइन में पूछा जाता है कि हाँ किसको क्या मिला, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, किसको कौन सा मिला, ऐसे पूछे जाते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक भी बताता हूं, ठीक है। तो ये उन्हीं को टारगेट करते हुए यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो लाइक आपको करना है, शेयर आपको करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब चैनल आपको तो करना ही है, ठीक है। इनके लिए ही कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।